नमस्कार दोस्तों, हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों पे बात कर रहे थे और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया था। आज हमें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पे यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम पे आपसे बात करनी थी। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? आपको पता है कि किसी क्षेत्र में जीव जंतु एवं वनस्पतियों का उनके पर्यावरण के साथ संबंध तथा उनका आपसी संबंध यानी अंतर संबंध और आसपास के पर्यावरण के साथ उनकी जो अंतरक्रिया होती है या क्रियात्मक संबंध होते हैं, इन संबंधों से निर्मित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसमें सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में हमने देखा था इसके प्रकारों में कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमने 4 प्रकार के तंत्रों पे बात किया, सिस्टम पे बात किया था। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र और मरुस्थल। इसके साथ ही हमने देखा था टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र को। आज हम टेरेस्ट्रियल कंप्लीट करने के बाद में आज एक्वाटिक पे बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है पारिस्थितिकी तंत्र में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। तो ध्यान रहे कि इस पारिस्थितिकी तंत्र का जो निर्माण होता है वो जलीय निकायों द्वारा होगा। जलीय निकाय का मतलब हो गया कि ऐसा क्षेत्र जो जलमग्न हो, जो जल से भरा हुआ क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्र को जल निकाय कहते हैं। इसमें तालाब आते हैं, नदियाँ आती हैं, जैसे तालाब है, नदियाँ हैं, झीलें, सागर, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इसमें नम भूमियाँ आदि कर दी। जल की उपस्थिति है तो वो एक्वाटिक इकोसिस्टम कहलाएगा। अगर इनके प्रकार की हम बात करें, कितने प्रकार से इनको बांटा जा सकता है, तो एक मानक होना चाहिए कोई, भाई किसी को अलग करने का कोई मानक होना चाहिए। तो जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको अलग करने का मानक जल में उपस्थित खारापन है, यानी नमक की मात्रा या सैलिनिटी या फिर लवणता आप कह सकते हैं। इसी के आधार पे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को 3 प्रकारों से बांटा जाता है। एक तो होता है स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र, स्वच्छ जल पारितंत्र, इसी को बोलते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या फिर अलवण जल पारिस्थितिकी। ये जो अलवण जल पारिस्थितिकी है, नाम से ही पता चलता है कि इसमें नमक की मात्रा नहीं होती है, यानी ये जल जो होता है वो सादा जल होता है, खारा नहीं होता है। ठीक है, इसमें खारापन की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी 5-6 पीपीटी के आसपास होता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें नमक की मात्रा ना के बराबर होती है, फ्रेश वाटर होता है, तो इसलिए इसको अलग रखा गया। अगर इस तरीके की जितनी भी इकोसिस्टम होंगे, पारिस्थितिकी तंत्र होगा, वो सब इसमें शामिल होगा। और इसमें कौन कौन से पारिस्थितिकी तंत्र आएंगे, जैसे आप देख लें, तालाब है, ठीक है, तालाब है, झीलें हैं या फिर नदियाँ हैं। इन सब का पानी कैसा होता है, मीठा पानी होता है, इसमें खारापन नहीं होता है। या ग्लेशियर से निकलती हैं जो नदियाँ, वहाँ पे जो झीलें बन जाती हैं, वो कुएँ हैं, इन सब का अपना एक इकोसिस्टम है, अपना एक दायरा होता है। कोई भी तालाब होता है किसी दूसरे तालाब से नहीं जुड़ा होता है, तो वो अकेला अगर होता है तो फिर वहाँ पे उस क्षेत्र के अनुसार वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं। उसी क्षेत्र की जो जलवायु है, उस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु उस जल का उपयोग करते हैं, या उस जल में जो जीव पैदा होते हैं, जो जन्म लेते हैं, वो उस जल के तापमान और उसमें उपस्थित खनिज पदार्थों की मात्रा के प्रति क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। तो ऐसा जल राशि जो होगा, जो स्वच्छ जल होगा, जिसमें नमक की मात्रा नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे, अलवणीय पारिस्थितिकी तंत्र या जल पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इसमें कभी यूपीएससी ने प्रश्न बनाया था। ठीक है, ये 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो होगा जो बहता हुआ जल है, बहता हुआ जल, बहते हुए जल को क्या कहते हैं, जैसे झरने हो गए, एग्जाम्पल में आप देख लें, झरने हैं, नदियां हैं, झरने, नदियां, धाराएं, ये सब आते हैं इसमें। बहता हुआ जो जल होता है, इसको एक खास नाम से जाना जाता है, वो नाम यूपीएससी ने पूछा था और उस नाम को लोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोटिक। ये शब्द पूछा था, लोटिक और लेंटिक क्या होता है। अब अगर बहता हुआ जल है, ये भी झरने या नदियाँ, धाराएं, इन सब का भी जल क्या होता है, सादा जल, मीठा जल ही होता है।
तो एक होता है स्थिर जल राशि। मीठे जल में या सादा जल जो होता है उसमें होता क्या है कि एक जल राशि तो ऐसी हो गई, जल निकाय जो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, बहते रहते हैं, उनको लोटिक कहते हैं। जैसे नदियां हैं, झरने हैं, ऐसे और भी जल राशियाँ जो आपको लगता हो कि ये लगातार बह रहा है, ठीक है, और खारा नहीं है, तो फिर वो इसी में शामिल होगा। एक ऐसी जल राशि आपको मिलेगी सादे पानी की जो स्थिर होगी, स्थिर जल राशि, यानी इसमें ये बहाव नहीं होगा लगातार, ठीक है। जैसे तालाब हो गया, झीलें हैं, ये सब किस में आएंगे, इसमें स्थिरता होती है। अब एक तालाब का पानी ये तो है नहीं कि नदी की तरह वो बह रहा है, वो स्थिर बना हुआ है ना, तो उसको भी एक नाम से जाना जाता है और होता क्या है, लेंटिक। ये नाम आप ध्यान रखिएगा भाई, लेंटिक, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र की, कि स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं वो कौन से हैं। दूसरा जो प्रकार है इसका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का, वो है क्या, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में इसका अर्थ ये होगा कि अगर सागर है तो नमकीन यानी खारापन भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लवण पारतंत्र। ये नाम कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि नाम में कन्फ्यूजन ना रहे, लवणीय पारिस्थितिकी तंत्र या सलाइन वाटर इकोसिस्टम इसी को बोलते हैं। इसमें सागर आएंगे, ऐसा क्षेत्र आएगा जहाँ पे खारापन ठीक ठाक होता है, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 35 पीपीटी है, यानी 1000 में कितनी, अगर 1000 पार्ट जल है तो उसमें कितना पार्ट नमक का होगा, इसी भाग को पीपीटी कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में जो नमक की मात्रा होगी, नमक की मात्रा वो 35 पीपीटी होगा, ठीक है, इसी के आसपास या इससे अधिक होगी। समुद्र विज्ञान में एक पूरा चैप्टर इसी पे है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को, कि जो सागर होते हैं इसमें सैलिनिटी का होने का कारण क्या है, वितरण कैसा है, ठीक है, इन सब पे हमने वहाँ पे बहुत डिटेल में चर्चा किया है आपसे। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो क्षेत्र होगा सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, वहाँ पे जो नमक की मात्रा होगी वो 35 पीपीटी से या 35 प्रति हज़ार से अधिक ही होगी, ठीक है। तो वो जल राशि क्या कहलाएगी, लवणीय या फिर सलाइन वाटर। इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अगर सागरीय पारिस्थितिकी है तो ये 2, 3, 4 तरीके से इसको भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे पहला होता क्या है, खुला सागर। देखिए यहाँ पे उन्हीं को लिया जाता है जिसकी अपनी अलग विशेषता होती है। भाई सागर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ओपन सी होते हैं वहाँ का इकोसिस्टम कुछ डिफरेंट होता है, वहाँ पे कुछ अलग विशेषताएं पाई जाती हैं जिस वजह से हम उसको पढ़ते हैं। तो जो खुला सागर, पहली चीज़ तो यही कि ओपन सी होता क्या है। जो ओपन सी होता है, खुला सागर होता है, वो 3 तरफ से महासागरों से घिरा होता है। यानी अगर कोई स्थल भाग है तो ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये इसको कहलाएंगे सागर। सागर और महासागर में भी अंतर होता है। सागर महासागर का ही वो भाग होता है जो स्थलीय भाग के टच में रहता है। जो स्थलीय भाग के टच में रहता है उसको कहते हैं सागर। और खुला सागर वो होता है जो स्थलीय भाग से टच में ज़रूर रहे लेकिन स्थल से घिरा ना रहे। आप ऐसे बहुत सारे सागरों को वर्ल्ड मैप पे पढ़ते हैं जो महाद्वीपों के एकदम बीच में हैं या फिर बहुत ज़्यादा अंदर हो जाते हैं और जलराशियाँ महासागरों से किसी जलसंधि द्वारा जुड़ी होती हैं, वो बंद सागर हो जाते हैं। जैसे भूमध्य सागर है, बंद सागर आए होगा ये, ठीक है। भूमध्य सागर क्या है, बंद सागर है। अरब सागर आप देखते हैं ओपन सागर होगा, ओपन सी होगा, क्योंकि ये महासागर से पूरी तरह से मिला हुआ है, स्थल भाग से बहुत कम ये क्या होता है, घिरा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे सागर आपको मिल जाते हैं। कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर की अवस्थिति कैसी है, ऐसा लगता है जैसे कि ये महासागर में सागर बन गया है। क्यों, क्योंकि कैरेबियन सागर कैरेबियाई देशों के नाम पे पड़ा उसका नाम, और वो महासागर में ही है, और स्थल से सिर्फ टच है, बस स्थल से छुआ है, इसलिए कैरेबियन देशों ने उसे कैरेबियन सागर का नाम दिया। यानी वो महासागरों से कह सकते हैं आप 3 तरफ से घिरा हुआ है और एक तरफ से स्थलीय भाग से घिरा है। तो खुला सागर ये होता है, ठीक है। अगला अगर देखा जाए तो इसका तो अपना एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। एक आपने प्रवाल नाम सुना होगा, इन्हीं को बोलते हैं मूंगे की चट्टान।
मूंगे की जो चट्टानें होती हैं उनका भी अपना एक अलग सिस्टम होता है, ठीक है। मूंगे की चट्टान अर्थात प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं, प्रवाल भित्ति नाम से भी एक पूरा चैप्टर मैंने समुद्र विज्ञान में पढ़ा रखा है। आपको सजेस्ट करूँगा वहाँ पे जाके पढ़ने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रवाल से बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं और वहाँ हमने पूरा डिटेल में कराया है इनके बारे में। इनकी उत्पत्ति से लेकर के इनका वितरण कैसा है वो सब वहाँ पे बातें हुई हैं। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर कहीं पाई जाती है महासागरों में तो इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। जो मूंगे की चट्टानें होती हैं, प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है महासागरों में। इन्हें महासागरों का वर्षा वन भी कहते हैं, ठीक है। वर्षा वन हमने बताया है आपको कि क्यों जाना जाता है अपने एक अलग नाम से वर्षा वन, और इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। कारण क्या है कि वहाँ पर पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता मिलती है वो वर्षा वनों में मिलती है। तो उसी से तुलना की गई है महासागरीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों की, कि प्रवाल भित्तियों में बहुत अधिक डाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर बात आती है किसकी, तट रेखा, यानी जो सागर की जो तट रेखा होती है, तट रेखा जो तटीय क्षेत्र होता है सागरों का, वहाँ पर भी क्या होती है डाइवर्सिटी, या उनका भी अपना एक अलग सिस्टम होता है, उनका अपना अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है। क्योंकि वहाँ पर तटीय क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, जल का छिछला होना, ये सब क्या करते हैं, ये किसी खास इकोसिस्टम को निर्मित करते हैं जहाँ पर कोई खास प्रकार की प्रजातियाँ जीव जंतुओं की आकर के रहना शुरू करती हैं। आपने ओलिव रिडले कछुए का नाम सुना होगा, जो उड़ीसा के गहिरमाथा तट से आकर के आती हैं और एक खास सीजन में आकर के वहाँ पे प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं कछुए, और लाखों की संख्या में आते हैं। तो वो तटीय क्षेत्र में आकर के ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनके लिए एक बेहतर एटमॉस्फेयर बनता है ताकि वो अपने बच्चों को जन्म दे सकें। तो जो तट रेखाएँ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एक अलग अपना एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने। ऐसे ही एक बैरियर द्वीप होता है, बैरियर द्वीप। जो बैरियर द्वीप होते हैं, ये द्वीपों का निर्माण प्रवालों से होता है। तो अगर प्रवाल भित्तियों से एक अलग प्रकार के चीज़ों से निर्मित हुआ है कोई द्वीप, तो फिर उसका अपना एक अलग महत्व भी होगा, अलग उसका अपना एक इकोसिस्टम भी होगा। इन सब के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा अभी देख लेते हैं, लेकिन डिटेल में हम अलग अलग चैप्टर्स में इनको आगे पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं कि जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें जीवों की कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि जो समुद्र में या सागर में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको क्या किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ तक सागरों में सूर्य का प्रकाश जाता है उतने क्षेत्रों में ही जीव जंतुओं का विकास होगा। तो सूर्य का प्रकाश सागरों में 200 मीटर के आसपास गहराई तक पहुँचता है, यानी अगर फीट में देखा जाए तो लगभग में 400-500 फीट 600 फीट की गहराई तक सूर्य का प्रकाश मिलता है। और वहीं पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो होती है, जीव जंतुओं की विविधताएं जो हैं वहाँ पे सर्वाधिक मिलती हैं। इसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें प्लैंकटन समुदाय या जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन के नाम से जाना जाता है। तो जो जू प्लैंकटन्स होते हैं वो जीव जंतुओं के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जू प्लैंकटन। ये जीव जंतु होते हैं, और एक होता है फाइटोप्लैंकटन, ये पादप समुदाय जो होता है उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। ये जो जीव होते हैं, जो प्लैंकटन, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, अर्थात शाकाहारी होते हैं, और निर्भर किस पे होते हैं, फाइटोप्लैंकटन पे। ये पादप होते हैं, जो कि पादप आप जानते हैं कि चाहे स्थल पे हो या फिर जल में हो, पादपों का एक ही सिस्टम है कि वो सूर्य से ऊर्जा लेंगे और पोषक तत्वों को लेकर के भोजन का निर्माण करेंगे। तो ये भोजन को उत्पादित करेंगे, और इनको जो आहार बनाते हैं मुख्य रूप से वो शाकाहारी होते हैं, जीव होते हैं। और सागरों में जो जू प्लैंकटन्स होते हैं वो शाकाहारी जीव होते हैं, जो कि फाइटोप्लैंकटन को अपना आहार बनाते हैं, ठीक है। समुद्रों में समुद्री घासें भी पाई जाती हैं। आपने सारगैसो सागर नाम सुना होगा, और सारगैसो सागर में सारगैसम घास भी पाई जाती है। ऐसे एंजियोस्पर्म एक घास के प्रकार है जो महासागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तो इसके बाद में फिर चर्चा करते हैं कि जो तीसरा प्रकार है इसका, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तीसरा प्रकार जो है संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ हो गया कि एक ऐसा क्षेत्र जहां दो से
अधिक क्षेत्रों की विशेषता हो, अधिक क्षेत्रों की विशेषता हो। एक ऐसा क्षेत्र जहां दो या दो से अधिक क्षेत्रों की विशेषताएं मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं? संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती हैं। अर्थात एक ऐसा क्षेत्र आप चुनिए जहां पर स्थल की विशेषता हो और साथ में जलीय क्षेत्र की भी विशेषता हो। यानी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी होना चाहिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी होना चाहिए। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में चाहे सागर पारिस्थितिकी हो या फिर झील तंत्र हो या स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी तंत्र हो या फिर सागर की हो, लेकिन होना चाहिए एक तरफ स्थलीय हो तो दूसरी तरफ जलीय क्षेत्र हो। जैसे स्थल प्लस जल, स्थलीय क्षेत्र और जलीय क्षेत्र का जो मिलन स्थल होता है। अब ऐसे स्थल कौन कौन से होंगे जहाँ पे जल और स्थल दोनों की विशेषताएं मिलती हो? पक्का कीचड़ वाला क्षेत्र आपके दिमाग में आ रहा होगा, यानी जलीय क्षेत्र का किनारा वाला हिस्सा या स्थलीय क्षेत्र के किनारे वाले हिस्से को, वहाँ पे दोनों प्रकार की विशेषता मिलती है और वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ दोनों प्रकार के जीव पाए जाएंगे, जो जल में रहते हैं वो भी मिलेंगे और जो स्थलीय जीव जंतु हैं वो भी वहाँ पर पाए जाएंगे। इसीलिए ये बहुत रिच हो जाता है डाइवर्सिटी के नज़रिए से और बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र होता है ये। ठीक है, इसमें आता कौन कौन सा क्षेत्र है? इसमें एक तो होता है ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख का अर्थ हो गया एस्चुरी, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ज्वार नदमुख जो होता है ये 3 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला तो ज्वार प्लस नद मतलब नदी और प्लस मुख यानी नदी का मुख, तो 3 शब्दों से मिल करके बनता है ज्वार नदमुख एस्चुरी। ये किसी नदी का वो क्षेत्र होता है जहाँ से नदी खत्म होती है और सागर का शुरुआत होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में दोनों विशेषताएं हैं कि नहीं है, जलीय क्षेत्र की भी और स्थलीय क्षेत्र की भी। भाई ऐसा तो है नहीं कि स्थल यहाँ जल में ही, नदी में ही जल रहेगा। नदी तो एक लिमिट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं लाना था तो उसको हिसाब भर वो अपना डेवलपमेंट किए, उसकी एक निश्चित चौड़ाई है। लेकिन जो सागर है, महासागर है, उसकी तो अथाह जलराशि है, वो बहुत तेज़ी से पानी को उसके नदी के मुहाने पे ले जाएगा। तो नदी के अंदर पानी तो कुछ गया ही, कुछ पानी आसपास के क्षेत्रों में भी फैल जाता है। तो जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे तो जल राशियाँ थी नहीं, लेकिन सागर का जल वहाँ पे चढ़ गया, इसलिए वो संक्रमणकालीन क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंग्रोव पारितंत्र इसी में आता है। अब मैंग्रोव पारितंत्र की भी यही कहानी है। मैंग्रोव पारितंत्र, इसकी भी यही कहानी है कि सागरीय जल का बार बार ज्वार के समय बार बार इन क्षेत्रों में आना, या फिर नदी जो होती है, नदी के मुहाने पर जब कभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं तो डेल्टा होता कैसा है, कोई नदी आ रही है ऐसे, यहाँ से आ रही है तो ये सागर है। ठीक है, ये सागर, सागर में गिरने से पहले मैदानी क्षेत्रों की नदियाँ सागर में गिरने से पहले करते क्या है, बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि सागर में तो जल तो जा रहा है लेकिन कई शाखाओं में बंट के जल जा रहा है, सैकड़ों शाखाओं में ये डिवाइड हो जाएंगे। तो इनके बीच में कुछ जगह बच रही है, ये देख रहे हैं आप, इसी को डेल्टा कहते हैं। तो जो डेल्टा वाला क्षेत्र होता है यहाँ भी 2 विशेषताएं होती हैं। कभी बाढ़ का समय जब होगा तो ये डेल्टा जो होते हैं इन नदियों द्वारा डुबा दिए जाते हैं, और ऐसे आमतौर पे बीच में कुछ स्थल रहता है और बीच में नदियों की छोटी छोटी शाखाएं इधर उधर घूमते हुए सागर तक पहुंचती हैं। जैसे सुंदरबन का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, आप देखेंगे एक मूवी भी बनी है, बंगाल टाइगर पे मूवी बनी थी, अब देखिएगा, वहाँ पे सुंदरबन को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि बहुत सारी शाखाएं नदियों की बटी होती हैं जो सागर तक जाती हैं, लेकिन उन सभी शाखाओं के बीच में थोड़ा थोड़ा क्षेत्र क्या होता है, सूखा रहता है, वहाँ पे पानी नहीं भरा रहता है। लेकिन जब कभी बाढ़ आता है या नदियों में बहाव ज़्यादा हो जाता है तो पानी कवर कर लेता है, तो वो भी क्षेत्र संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, वहाँ भी बहुत सारी विविधता होती है। तीसरा जो क्षेत्र है वो संक्रमणकालीन, जो तीसरा क्षेत्र है वो आर्द्र भूमियों का है। आर्द्र भूमियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन। कभी कभी प्रश्न सीधा पूछ लेता है कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है। रामसर कन्वेंशन ने माना है कि जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो नम भूमि हो सकती हैं, पीठ भूमि हो सकती है। पीठ भूमि का मतलब वही जो थोड़ा सा दलदलीय क्षेत्र होता है या दलदल वाला पूरा क्षेत्र होता है, ये आर्द्र भूमि में आती है। इनका मानना है कि जो निम्न ज्वार होता है, ज्वार 2 तरीके से होते हैं, एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार। तो इसने माना है कि जो आर्द्र भूमि होगी, निम्न ज्वार के समय उसकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 6 मीटर से अधिक नहीं। यानी ज्वार का समय जो होता है, निम्न ज्वार के समय
जो ज्वार भाटा आता है समुद्रों में, तो पानी तट पे चढ़ता है, तो तट पे जब पानी चढ़े तो 6 मीटर तक ही इस क्षेत्र में पानी रहे। उससे क्या होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए 6 मीटर से, क्योंकि तब तो वो सागर का रूप ले लेगा। 6 मीटर तक पानी ऊपर चढ़े, ऐसे क्षेत्र दलदल वाले क्षेत्र बन जाएंगे, क्योंकि दिन में जब 2 बार वहाँ 6 मीटर तक पानी ऊपर चढ़ेगा जिस क्षेत्र में, वो क्षेत्र कभी सूखेगा, कभी नहीं सूखेगा। और ज्वार भाटा दिन में 2 बार आना तय है। तो रामसर कन्वेंशन में माना गया कि कोई भी ऐसी भूमि जो दलदली हो, नम भूमि हो, पीठ में मृदा होनी चाहिए, ऐसा क्षेत्र जहाँ निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक पानी न चढ़ता हो, ऐसे क्षेत्रों को आर्द्र भूमि का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ऐसी आर्द्र भूमियाँ 2 तरीके की होती हैं, एक होती है अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि और एक होती है तटीय। तटीय आर्द्र भूमि वो होती है जो किसी देश या महाद्वीप के तट के सहारे पाई जाती है, जहाँ पर समुद्री जल चढ़ता है, और एक होती है अंतःस्थलीय, यानी जो देश या महाद्वीप के अंदर जहाँ पे समुद्र का जल नहीं चढ़ पहुँचता है, उस क्षेत्र को भी माना जाता है। जैसे भारत में दोनों प्रकार की आर्द्र भूमियाँ मिलती हैं। तो इन सब पे हम आर्द्र भूमियों का एक सेपरेट चैप्टर कंप्लीट तो ये आज ही हो गया है, क्योंकि आर्द्र भूमियों को हम अलग से एक चैप्टर के रूप में देखेंगे। ठीक।